गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सीए नवनीत मंगल और मेरे साथ हैं सीए प्रियांश गुप्ता। आज का जो वेबिनार था अपना एनुअल रिटर्न 2018-19 का, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि इन केस कोई सुन नहीं पाया हो या कोई अटेंड नहीं कर पाया हो या कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी हो, तो वो भी कुछ कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किए हैं उसको हमारा एक अटैम्प्ट है ताकि वो भी इसको देख सके, समझ सके। हम इसको स्टार्ट करें। जो हमारा पूरे इस वेबिनार का एजेंडा था वो था कि ना, जो GSTR 9 अपने को 18-19 में भरना है उसको किस तरीके से भरें, उसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। वैसे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, पर हमने आज के वेबिनार में 4 दिक्कतों को आइडेंटिफाई किया था, 4 इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया था। आउटवर्ड सप्लाईज का डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट के डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग और RCM के डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग, लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव इस सेशन को लेने का था कि जब 18-19 का अपन GST 9 भरेंगे तो बहुत सारे लॉजिक्स अपने सामने उठ के आएंगे कि इस लॉजिक से भर सकते हैं, उस लॉजिक से भर सकते हैं। तो लॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत सारे होंगे अपने सामने। पर एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर मेरे हिसाब से मेरी ओपिनियन ये है कि है ना, लॉजिकल पर्सपेक्टिव की उतनी वैल्यू नहीं होती टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए। लीगल पर्सपेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो लॉजिकल पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, बट हम अल्टीमेटली हम लीगल पर्सपेक्टिव पे लेके आएंगे इसको, और लीगल पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे जो हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है GSTR 9 एनुअल रिटर्न भरने का आज की डेट में 18-19 के लिए। इसका एक केस स्टार्ट करते हैं हम। केस ब्रीफ में प्रियांश जी आपको बताएंगे कि केस की डिटेल्स क्या है, ब्रीफ में वो बताएंगे। एक कंपनी है ABC करके, जिसका टर्नओवर 2017 जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक 10 करोड़ रुपए था। और इसका टोटल टर्नओवर जो था, जो इसका टैक्स था इसके टोटल टर्नओवर पे 10 करोड़ के, वो था 1.8 करोड़। एंड इसने जब रिटर्न्स भरी फॉर द पीरियड जुलाई 2017 टू मार्च 2017, जो इसने GSTR 3 भी भरी, उसके अंदर तो इसने टर्नओवर दिखाया 9 करोड़ एंड करस्पॉन्डिंग टैक्स जो था वो दिखाया 1.62 करोड़। बट यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि इसने जो GSTR 1 दिखाई उसके अंदर इसने करेक्ट फिगर्स दिखाए, मीन्स 10 करोड़ का तो इसने सेल्स दिखाया और 1.8 करोड़ का टैक्स दिखाया। गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता दूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि उसने शॉर्ट पेमेंट किया था जुलाई 17 से मार्च 18 के बीच में। 1 करोड़ के ऊपर उसने 0.18 लाख का टैक्स का शॉर्ट पेमेंट किया था। तो जब आपने GSTR 9 17-18 का भरा होगा तो किस तरीके से भरा होगा, टेबल नंबर 4 में आपने 9 करोड़ की वैल्यू दिखाई होगी, उस पर 81 लाख रुपये टैक्स दिखाया होगा आपने। टेबल नंबर 9 में दो पार्ट होते हैं, टैक्स पेएबल और टैक्स पेड। टैक्स पेड जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है GSTR 3B से। इसको आप एडिट नहीं कर सकते, दिस इज़ ए नॉन एडिटेबल फील्ड, ये एडिट नहीं हो सकती है। टैक्स पेएबल जो है ये दैट मस्ट बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद टेबल नंबर 4 और 5 में जो आपने टैक्स दिखाया है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो टैक्स आएगा ये वाला, ये GSTR 3B के हिसाब से आएगा। जो आपने टैक्स वहाँ पे दिखाया हुआ टेबल नंबर 4 में 81 लाख उसके हिसाब से आएगा ये। तो यहाँ पे वो इसको एडिट करना पड़ता है अपने को, टैक्स पेबल को यहाँ पे उसको एडिट करना पड़ता है यहाँ पे टैक्स पेबल को अपने को एज़ पर टेबल नंबर 4। आपने जब 17-18 का रिटर्न भरा होगा तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है टैक्स पेबल में, वो GSTR 1 से उठ के आ रहा था। बट वो करेक्ट फिगर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने टेबल नंबर 4 में 9 करोड़ रुपये दिखाया हुआ है विद करस्पॉन्डिंग टैक्सेस। वो इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि आपने जुलाई 17 से मार्च 18 के बीच में से 9 करोड़ पर टैक्स पे किया था। और जो प्रेस रिलीज और क्लैरिफिकेशन आई थी 17-18 के एनुअल रिटर्न के रिस्पेक्ट में, उसमें क्लियरली बता रखा था, स्पेल आउट कर रखा था कि आपको जो एनुअल रिटर्न भरना है अपना, उसका प्रीमिसेस होना चाहिए 3B होना चाहिए, ना कि GSTR 1। हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, GSTR 1 के हिसाब से क्यों नहीं है। वी आर मेकिंग एन एजम्पशन कि ना, चूँकि 17-18 का एनुअल रिटर्न अपन सबने भर दिया है तो वी आर फेमिलियर विद दिस कंसेप्ट। गोइंग फॉरवर्ड, जब अपने जो 1 करोड़ का टर्नओवर होगा, आपने जो कि 17-18 का 18-19 में पे किया था, वो आपने 1 करोड़ का टर्नओवर टेबल नंबर 10 में दिखाया होगा। टेबल नंबर 10 वगैरह बेसिकली आपकी उन ट्रांजेक्शन्स के लिए कैप्चर करने के लिए था जो कि बिलोंग 17-18 को करते थे, पर उनका पेमेंट जो है आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 18-19 में किया था, अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में। तो वो आपने टर्नओवर टेबल नंबर 10 में दिखाया था। इसी एग्जाम्पल वो आगे लेके जाएँ तो अपन देखते हैं कि 18-19 में
कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ था और 3.6 करोड़ उसकी टैक्स लाइबिलिटी थी सपोज, और उसने जब 3B भरा अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में, तो उसका 21 करोड़ का टर्नओवर था। 20 करोड़ उसने दिखाया, मतलब उसने 21 करोड़ टर्नओवर दिखाया, 20 करोड़ तो इस साल का दिखाया, और 1 करोड़ का आपको याद हो जो अपने एग्जाम्पल में था, जो उसका छूट गया था 17-18 में, वो भी उसने GST या 3B जो 18-19 का भरा उसमें दिखा दिया। उसके करस्पॉन्डिंग टैक्सेस भी उसने पूरे 3.78 करोड़, 3.6 प्लस 0.18 करोड़ GST या 3B जो अपने अपने अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में भरा उसमें दिखा दिया। अब जब मैं इसका GST या 9 भरूंगा 18-19 का, तो मेरे पास 2 लॉजिकल ऑप्शन होंगे। प्रियंक जी, क्या 2 लॉजिकल ऑप्शन होंगे इनके सामने? 2 लॉजिकल ऑप्शंस ये हो सकते हैं मेरे ख्याल में कि एक तो मैं 21 करोड़ की तो सेल दिखा दूं और करस्पॉन्डिंग टैक्स दिखा दूं, जिसका मैं अथॉरिटीज़ को कन्विंस करने के लिए ये रिप्लाई दे सकता हूं कि भाई मैंने 17-18 में जितना टैक्स जितना सेल दिखाया था और जो बाकी बच गया था वो मैंने 18-19 में दिखाया था, तो वो 18-19 का प्लस जो मेरा 18-19 का इस बार का है, जो एक्चुअल में मैंने सेल किया, जो मैंने 3B में भी दिखाया है, वो सारा का सारा मैं कर दूं। मतलब मैंने 3B का जो बैकिंग है वो मैं यहाँ लेके बोल सकता हूँ कि भाई मेरा 21 करोड़ का तो सेल था और 3.78 करोड़ का टैक्स था। आपका कहने का मतलब ये है कि ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सप्लाईज 18-19 को बिलोंग करती थी या 17-18 को बिलोंग करती थी, 3B में जितना दिखाया पूरा का पूरा अपन टेबल नंबर 4 में दिखा देंगे और उसका करस्पॉन्डिंग टैक्स भी दिखा देंगे। ये तो पहला ऑप्शन हो गया। हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है इस केस में लॉजिकल दूसरा ऑप्शन? ऑप्शन मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि क्योंकि वो मैंने पिछले साल में दिखा दिया था, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पे मैं 20 करोड़ ही दिखाऊं अपनी सेल और करस्पॉन्डिंग टैक्स ही दिखाऊं। आपके कहने का मतलब ये है कि इस साल की जो सप्लाईज है उन्हीं को दिखाएं, और पिछले साल की जो सप्लाईज थी जो उसका टैक्स था, भले 3B में इस बार पे किया है आपने, उसको आप नहीं दिखाना चाहते टेबल नंबर 4 में। दोनों लॉजिकल ऑप्शंस हैं। दोनों लॉजिकल ऑप्शंस में डिपार्टमेंट को अपन अलग अलग आर्गूमेंट दे सकते हैं कि भाई ना, एक आर्गूमेंट पहले वाले ऑप्शन में ये हो सकता है कि पूरा 3B में जितना दिखाया था तो टेबल नंबर में 4 मैंने दिखा दिया पूरा। दूसरा आर्गूमेंट, आप दूसरे वाले केस के लिए आपका लॉजिकल आर्गूमेंट हो सकता है लॉजिकल केस के लिए कि भाई जो इस साल की सेल्स थी वही मेरे को दिखानी थी, क्योंकि वही मेरी सेल्स थी, बाकी जो टैक्स मैंने पे किया था वो तो लास्ट ईयर का था, तो वो मेरे हिसाब से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉजिक्स तो अलग अलग अप्लाई हो सकते हैं इसमें, बट लीगल पर्सपेक्टिव क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं एक बार। तो मैं आपको पहली स्लाइड पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हमने लीगल पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रेस रिलीज पे लेके जाता हूँ। प्रेस रिलीज एंड क्लैरिफिकेशन इशूड फॉर 17-18 का मतलब अभी तक प्रेस रिलीज और क्लैरिफिकेशन 18-19 के GST या 9 के लिए प्रियान जी नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि आप उस प्रेस रिलीज को 18-19 का एनुअल रिटर्न भरते वक्त वर्ड टू वर्ड रिलाय नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके प्रेस रिलीज से क्लैरिफिकेशन से रिडंडेंट हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं, बट आप ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं कर सकते। मेरा तो यही मानना है। आपका भी यही मानना है? हाँ, मेरे ख्याल से भी यही है, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने 18-19 की लीगल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अपने सामने उठ के ये आता है कि जब अपन प्रेस रिलीज और क्लैरिफिकेशन जो कि 17-18 के एनुअल रिटर्न के लिए इशू कर रखे थे और जो अभी तक 18-19 के लिए कोई नया क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, तो हम उस प्रेस रिलीज पर रिलाई करें या कोई लॉ रूल्स या एक्ट अपने को सपोर्ट करता हो जिसकी लीगल सैनिटी है, उसके बेसिस पे अपना GST या 9 डिसाइड करेंगे किस तरीके से भरना है, जो 2 ऑप्शन अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो मेरा जो पर्सनल व्यू है और मतलब अपन दोनों का मेरे हिसाब से एक ही पर्सनल व्यू है बिल्कुल बिल्कुल। कि ना अपने को लीगल बेसिस पे जाना चाहिए। हो सकता है किसी और का ऑल्टरनेट व्यू हो। दोनों जो अपन ने लॉजिकल ऑप्शन डिस्कस किए, दोनों ही लॉजिकल ऑप्शन से रिटर्न भरा जा सकता है, बट अपने हिसाब से अपने एज ए कंबाइंड टीम के हिसाब से जो लीगल व्यू है उसके हिसाब से रिटर्न बनना चाहिए, और लीगल व्यू अपने हिसाब से जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है। तो जब तक गवर्नमेंट किसी क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं आती, मेरे हिसाब से लीगल व्यू कैसे बना सकते हैं वो अपन इस तरीके से बना सकते हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 97 में रिटर्न को डिस्क्राइब कर रखा है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको जो भी आपको डिटेल्स मांगी जाती हैं डिपार्टमेंट से वो रिटर्न होता है। ठीक है, सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट जो है, सेक्शन 44 CGST एक्ट जो है वो बताता है कि भैया ना एनुअल रिटर्न को आपको किस फॉर्म और मैनर में भरना है। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर बताया जाएगा। रूल 80 जो है वो बताता है कि GST और 9 इसका प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर है। रूल 80 इसका बताता है कि इसका जो प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर है वो GST और 9 है। मतलब लीगली बात करें तो GST और 9 में जिस तरीके से बता रखा होगा रिटर्न को भरने का तरीका, दैट बिकम्स द लीगल बेसिस। वो एक लीगल बेसिस बन जाएगा रिटर्न भरने का। ठीक है, तो एक बार GST और 9 पे देखते हैं कि टेबल 4 में के लिए क्या लिखा हुआ है इसमें। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक येलो कलर की लाइन बना रखी है, येलो कलर का एक हाईलाइटर कर रखा है इसमें, डिटेल्स ऑफ एडवांसेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर।
एडवांसेज और इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये लाइन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि टेबल नंबर 4 में अपने को वही सप्लाईज डिक्लेयर करनी है जो कि अपन ने उस फाइनेंशियल ईयर में की हैं, मीनिंग देयर बाय ऐसी सप्लाईज जो कि उस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग नहीं करती हैं, जिसका टाइम ऑफ सप्लाई उस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग नहीं करता, वो टेबल नंबर 4 में एज पर द हेडिंग ऑफ द टेबल नंबर 4 कैप्चर नहीं हो सकती। लीगल जो सैनिटी है इस GST एंड 9 की, दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड while filing form GST and 9. GST and 9 is a prescribed form under Rule 80. Rule 80 is a prescribed rule under Section 35 subsection Section 44 and written has been defined in Section 297 कि कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको मेरे को जो डिटेल्स मांगी जाएंगी उस तरीके से आपको डिटेल्स देनी है। अदरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट के नंबरस जजमेंट्स हैं और अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि रिटर्न में जो मैकेनिज्म आपको बता रखा है किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज करने का, आप उस मैकेनिज्म को अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा हेडिंग्स के हिसाब से और उसकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रिटर्न की। सिंपल से एग्जांपल लें तो IT रिटर्न भी अपन उस तरीके से ही पढ़ते हैं, है ना। तो GST एंड 9 इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। तो टेबल नंबर 4 में जब लिखा हुआ है कि आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही के हिसाब से ही बढ़ना है आपको, तो आई डोंट थिंक यू कैन कैप्चर द सप्लाईज विच डज नॉट बिलोंग टू ईयर 18-19 इन GST एंड 9 ऑफ 18-19। इसका इंस्ट्रक्शन में भी यही बातें लिखी हुई हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना। टेबल नंबर 10 और 11 जो कि बनाई गई है ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए जो कि नेक्स्ट आपकी बिलोंग तो 18-19 को करते हैं, पर उसका पेमेंट या उसकी लाइबिलिटी आपने 18-19 में पे करने के बजाय अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में पे की है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है फॉर फाइनेंशियल 18-19 पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स फॉर द फाइनेंशियल 18-19 डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न बिटवीन अप्रैल 19 टिल सितंबर 19। तो ऐसी कोई लाइबिलिटी जो कि अप्रैल 18 से मार्च 19 को बिलोंग करती थी, पर जिसको आपने डिक्लेयर किया GSTR 3 में अप्रैल 19 से सितंबर 19 के बीच में, वो आपको टेबल नंबर 10 या 11 में दिखानी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी लाइबिलिटी आपने बढ़ाई थी कि कम की थी, 10 और 11 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक हेडिंग है, यहाँ पे भी आप 18-19 के GST और 9 में 17-18 के ट्रांजेक्शन्स को कवर नहीं कर सकते। इनफैक्ट GST और 9 में ऐसी कोई टेबल नहीं है जहाँ पे 18-19 में आप 17-18 के कोई भी ट्रांजेक्शन्स को कैप्चर कर सकते हो एज पर द फॉर्म, एज पर द हेडिंग्स, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन फॉर्म GST एंड 9। तो मेरे हिसाब से चूँकि GST एंड 9 का फॉर्म अपने आप में एक लीगल बेसिस है, उसकी हेडिंग्स और उसके इंस्ट्रक्शन अपने आप में लीगल बेसिस हैं, वी कैन नॉट डाइवर्ट आवर जो फाइलिंग है फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस एंड हेडिंग्स ऑफ फॉर्म GST एंड 9। तो जो दो लॉजिकल पर्सपेक्टिव अपन ने डिस्कस किए थे उस केस स्टडी में कि 21 करोड़ दिखाते हैं, मतलब 17-18 का भी टर्नओवर इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि अपन दिखाना भूल गए थे 17-18 में और अपन ने अप्रैल 18 से मार्च 19 के GSTR 3B में भरा था, या फिर सिर्फ 20 करोड़ का टर्नओवर ही दिखाते हैं जो इस साल को बिलोंग करता है। हमारे हिसाब से सिर्फ आपको जो 18-19 में जो आपका टर्नओवर था 20 करोड़, उसी को टेबल नंबर 4 में दिखाना है, 3.6 करोड़ की लाइबिलिटी दिखानी है। ऑब्वियसली उसका कॉन्सिक्वेंस ये आएगा कि जब आप टेबल नंबर 9 देखोगे तो टैक्स पेड तो आपको दिखेगा 3.78 करोड़। क्यों? क्योंकि 3.6 करोड़ तो आपको इस साल को बिलोंग करता था जो आपने 3B से सेट ऑफ किया, और 0.18 लाख जो कि 17-18 को बिलोंग करता था, आपको एग्जांपल याद हो 1 करोड़ का, इस पर 18 लाख पे करना रह गया था, जो कि आपने अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में सेट ऑफ किया था, तो वो आपने पे किया था। तो टैक्स पेड तो आपका ऑटो पब्लिट होकर आ जाएगा क्योंकि वो ऑटो पब्लिट फिगर है। पर चूंकि आपने टेबल नंबर 4 में हमारे हिसाब से आपको 3.6 करोड़ की लाइबिलिटी दिखानी है जो कि इस साल को बिलोंग करती है, तो टैक्स पेबल में आपका 3.6 करोड़ आएगा। डिपार्टमेंट पूछेगा आपसे ऑब्वियसली कि भैया डिफरेंस कैसे आ गया, आप टैक्स पेड तो दिखा रहे हो 3.78 करोड़ और टैक्स पेबल दिखा रहे हो 3.6 करोड़। तो आपको अपने पास एक रिकन्सिलिएशन टेबल बना के रखनी पड़ेगी हमारी ओपिनियन के हिसाब से, जिसमें आप एक रिकन्सिलिएशन बनाओगे कि भाई हमारी इतनी आउटवर्ड सप्लाई 18-19 को बिलोंग करती थी, उसमें इतना टैक्स बनता था, और बाकी सप्लाई जो है वो 17-18 को बिलोंग करती थी और उसका इतना टैक्स बनता था। इसलिए हमने टेबल नंबर 4 में सिर्फ जो 18-19 की सप्लाईज थी विच आर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 उसी को हमने दिखाया है। ठीक है, तो आई थिंक ये एग्जाम्पल क्लियर है। प्रियांजी ये दूसरा एग्जाम्पल शॉर्ट में आप बता दें इनको तो। ठीक है, सेम एग्जाम्पल को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। जो 2017-18 में मैंने लिया था उसी के अकॉर्डिंग मैं 18-19 में बोलता हूँ कि मैंने जो सेल्स है वो जो मेरी सेल्स ही टैक्सेबल सेल्स वो हुई 20 करोड़ और उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग जो टैक्स था वो हुआ 3.6 करोड़। अब गोइंग फॉरवर्ड पुराने वाले ही एग्जाम्पल को अपन इसके अंदर मिक्स करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो और पहले देखते हैं इसके अंदर कि GSTR 3B में क्या पोजीशन रही
तो 3B में मैंने 20.5 करोड़ का टर्नओवर दिखाया, उसके अंदर टैक्सेबल सेल्स दिखाई, इंक्लूडिंग 1 करोड़ ऑफ 17-18 मीन्स 19.5 करोड़ मैंने पिछले साल का दिखाया और 1 करोड़ इस साल का दिखाया, मतलब 17-18 का दिखाया। और सेम अकॉर्डिंगली मैंने टैक्सेस भी दिखाए। टैक्सेस मैंने टोटल दिखाए 3.69 करोड़, जिसके अंदर 3.51 करोड़ तो था 18-19 का, और 0.18 करोड़ वो था 17-18 का, और जो बैलेंस बच गया 0.5 करोड़ जो मेरा इस साल का सेल्स था, मीन्स 18-19 का था, वो मैंने GSTR 3B ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20 में दिखाया, अप्रैल से सितंबर के बीच में। अब इस केस में मेरी क्या पोजीशन रहेगी कंसिडरिंग द लीगल बैकिंग? इसमें इस एग्जांपल को अगर समझने की कोशिश करें तो अपन ने अपने 20 करोड़ का टर्नओवर था, 3.6 करोड़ का टैक्सेस थे उसमें, वही एग्जांपल जो हमने पुराने उसमें केस स्टडी में लिया था। पर एसएससी ने इस बार 20 करोड़ प्लस 1 करोड़ पूरा नहीं दिखाया, उसने 0.5 करोड़ की जो लाइबिलिटी थी वो अपने अप्रैल 18 से मार्च 19 के GSTR 3B में दिखाने के बजाय अप्रैल 19 से सितंबर 19 फाइनेंशियल 19-20 का GSTR 3B में दिखाया। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? टेबल नंबर 4 में आपका आएगा 19.5 करोड़ जो कि आपने अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में दिखाया ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बिलोंगिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 18-19। यहाँ पे 17-18 को क्लब नहीं किया, जो लीगल पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किया था उसी के हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। और चूँकि टेबल नंबर 10 में आपको वो सप्लाईज दिखानी होती हैं जो बिलोंग तो करती हैं फाइनेंशियल 18-19 को, पर जिनका पेमेंट आपने अप्रैल 18 से सितंबर 19 के बीच में किया है, तो हमने टेबल नंबर 10 में यहाँ पे 0.5 करोड़ और 9 लाख उसका करस्पॉन्डिंग टैक्स दिखाया। कुल मिला के आपने टर्नओवर जो 20 करोड़ था आपका 18-19 का वही दिखाया, पर सेग्रीगेट करके इसलिए दिखाया क्योंकि आपने अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में पूरा 18-19 का टर्नओवर कवर नहीं किया था। तो जो बैलेंस टर्नओवर जो आपने बाद के रिटर्न्स में कवर किया अप्रैल 18 से सितंबर 19 के बीच में, वो हाँ टेबल नंबर 10 में दिखाना जरूरी था। यहाँ पे हम वो चीज़ कवर नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल कि आपने अगर 0.5 करोड़ है ना अप्रैल 18 से सितंबर 19 के बीच में भी नहीं दिखाया तो उसको कैसे दिखाना है, वो अलग सेपरेट इशू है, वो सेपरेटली हम डील करेंगे उस इशू को। आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं, ये रिकन्सिलिएशन टेबल है, हम जो पीपीटी हमने शेयर की उसमें आपको दिखेगी, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। मैं आता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट इशूज़ में। इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने से पहले मैं 3 कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। बुक्ड, अवेल्ड, यूटिलाइज्ड। दिखने में तो तीनों वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के एकदम सेम से लगते हैं, बुक्ड, अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, पर इसका लीगल मीनिंग जो वेरियस कोर्ट्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द अर्लियर रेजिम इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स एक्साइज, उन्होंने इसको कैसे इंटरप्रेट किया है बुक, अवेल और यूटिलाइज को, वो जानना अपने लिए ज़रूरी है ये समझने के लिए कि अपने को आईटीसी को GSTR 9 में कैसे डिस्क्लोज करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। एक बहुत ही सुंदर जजमेंट है बिल फोर्स प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2011 में पास किया था। ये जजमेंट में इसकी खासियत ये है कि इसने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था इंड स्विफ्ट लेबोरेटरीज़ का, उसको भी कंसिडर करते हुए ये जजमेंट पास किया था। काफ़ी वेल ड्राफ्टेड, वेल आर्टिकुलेटेड और वेल लेड डाउन प्रिंसिपल इसमें है, जो कि अपने को रेफ़र करने चाहिए जब भी अपने को बुक्ड, अवेल्ड और यूटिलाइज के बीच में डिफरेंस समझना हो। इसमें फैक्ट्स ये थे, मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि ना एक कंपनी थी, उसने सपोज 10 लाख रुपये का क्रेडिट ले रखा था और वो 10 लाख रुपये क्रेडिट उसने बुक्स में लिया था, और जब बाद में उसको पता पड़ा कि वो क्रेडिट गलत है तो उसने वो क्रेडिट बुक्स में रिवर्स कर दिया। मीनिंग देयर बाय वो क्रेडिट ना तो उसके रिटर्न्स में कभी गया, ना वो क्रेडिट उसने कभी यूटिलाइज किया। तो डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर इंटरेस्ट की रिकवरी डिमांड की रूल 15 के हिसाब से कि भाई आपने जो बुक्स में क्रेडिट लिया हम उसको क्रेडिट अवेल्ड मानेंगे, और उस पर उस समय जब क्रेडिट अवेल कर लेते थे आप रूल 15 के हिसाब से, तो आपको उस रॉन्गली क्रेडिट अगर आपने अवेल किया हुआ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की रिकवरी की जा सकती थी। जब हाई कोर्ट के पास ये मैटर गया, ट्रिब्यूनल ने तो डिपार्टमेंट के फेवर में डिसाइड किया था, पर जब हाई कोर्ट के पास ये मैटर गया तो उन्होंने इसको एग्जामिन किया डीप में, उन्होंने समझा कि मॉर्बिड स्कीम किस तरीके से काम करती है, उसको डिस्कस किया। और उन्होंने बोला कि जो क्रेडिट आपने बुक्स में लिया और उसको रिवर्स कर दिया, दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद क्रेडिट अवेल्ड इन रिटर्न्स, दैट कैन ओनली बी सेड एज क्रेडिट बुक्ड इन द बुक्स। तो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा कि इसमें इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं बनती है, यूटिलाइज भी नहीं हुआ है क्रेडिट, तो कंपनसेटरी लॉस भी नहीं हुआ है इस केस में, और इंटरेस्ट इज अ कंपनसेटरी लॉस। तो अपन इंटरेस्ट के ऊपर नहीं जा रहे हैं आज, बट उसने बुक्ड, अवेल्ड और यूटिलाइज्ड को डिस्टिंग्विश किया कि बुक्ड का मतलब तो होता है जो क्रेडिट आपने बुक्स में बुक करा हो, दैट इज क्रेडिट बुक्ड, और जो क्रेडिट आपने रिटर्न्स में ले लिया हो
वो अवेल्ड, और जो क्रेडिट रिटर्न्स में लेने के बाद आपने यूटिलाइज कर लिया अपने ऑफसेट, अपनी लाइबिलिटी को ऑफसेट करने के लिए, दैट इज क्रेडिट यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो 3 अलग अलग कंसेप्ट है मेरे हिसाब से, 3 अलग अलग चीज़ें हैं, इन तीनों को अपने को अलग अलग समझना पड़ेगा, अलग अलग जानना पड़ेगा। एक केस स्टडी लेते हैं आईटीसी का, एक इशू डिस्कस करने के लिए। जुलाई 17 से मार्च 18 के बीच में कंपनी है, उसका 1.44 करोड़ का टर्नओवर था। उस 1.44 करोड़ का टर्नओवर नहीं, सॉरी 1.4 करोड़ का क्रेडिट था उसके पास। उसमें से 1.4 करोड़ का उसने क्रेडिट जुलाई 17 से मार्च 18 के जो जीएसटी और 3B भरे उसमें उसने ले लिया, और बाकी बचा हुआ क्रेडिट जो था 4 लाख का, वो उसने अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में जो उसने 3B भरे थे उसमें लिया। गवर्नमेंट ने सेक्शन 172 का पावर का यूज़ करके जो सितंबर 19 की डेडलाइन थी वो मार्च 19 तक उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी। अपन अभी इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि मार्च 19 की डेडलाइन भी लगती है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, वो सेपरेट इशू है, पर मार्च 19 तक उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया था। 17-18 के क्रेडिट को आप मार्च 19 तक ले सकते थे। तो 4 लाख का क्रेडिट उसने अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में जो जीएसटी और 3B भरे उसमें लिया। उसी कंपनी के पास 18-19 में 2 करोड़ का क्रेडिट था, तो उसने 3B में 2 करोड़ का क्रेडिट तो 18-19 का लिया, और 4 लाख का जो 17-18 में लेना रह गया था वो मिला के 2 करोड़ 4 लाख का क्रेडिट उसने लिया। अब जब मैं जीएसटी 9 के टेबल नंबर 6 भरूंगा तो मेरे को 2 करोड़ दिखाना है जो कि इस साल को बिलोंग करता है, या जो टोटल क्रेडिट मैंने 3B में लिया सॉरी वो पूरा 2.04 करोड़ दिखाना है। यहाँ पे आप देखेंगे ना ध्यान से, तो डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड आ रहा है, अवेल्ड। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि बुक्स में जो क्रेडिट बुक होता है दैट इज़ बुक्ड, अवेल्ड का मतलब होता है जो रिटर्न्स में आप अवेल कर रहे हो दैट इज़ अवेल्ड। चूँकि आपने 4 लाख का क्रेडिट 18-19 के रिटर्न्स में अवेल किया, तो दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि वो क्रेडिट 18-19 का बिलोंग करता है, ना कि 17-18 का, एज पर अवेल्ड, एज फार एज अवेल्ड इज कंसर्न। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुक्स। बुक्स में तो वो क्रेडिट आपका बुक्स 17-18 को ही बिलोंग करता था, बट आपका रिटर्न में वो जो अवेल हुआ है, जो बुक हुआ है, वो 18-19 को बिलोंग करता है, क्योंकि अवेल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, बुक्ड नहीं लिखा हुआ। तो चूँकि जो केस लॉ मैंने डिस्कस किया आपसे और जो कंसेप्ट डिस्कस किए बुक्ड, अवेल्ड और यूटिलाइज के, उनमें डिफरेंसेस हैं हमारे लीगल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। चूँकि वर्ड यहाँ पे उन्होंने आईटी से अवेल्ड यूज़ कर रखा है, और बाकी भी जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं कि जिस महीने में आप क्रेडिट लेते हो वो क्रेडिट उस महीने का होता है, क्रेडिट कैन नॉट ट्रेवल बैक, वो पीछे नहीं जा सकता। आपने अगर सितंबर 19 में क्रेडिट लिया है तो आप वो आप ये नहीं कह सकते कि 18-19 का क्रेडिट है, वो फिर सितंबर 19 का क्रेडिट ही माना जाएगा एज फार एज अवेल्ड इज कंसर्न। आप सितंबर 19 की लाइबिलिटी या उसके बाद की लाइबिलिटी पे करने में ही काम में ले सकते हो उसको, पहले की लाइबिलिटी पे करने में काम में उसको नहीं ले सकते। क्रेडिट कैन नॉट ट्रेवल बैक। तो अवेल्ड लिखा हुआ है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में आपको उस एग्जांपल में 2 करोड़ जो 18-19 को बिलोंग करता था, और 4 लाख जो 17-18 का आपने 18-19 में दिया था, वो पूरा का पूरा 2 करोड़ 4 लाख आपको क्रेडिट इसमें टेबल नंबर 6 में दिखाना चाहिए। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एक मिनट, ये जो 17-18 के हाँ ये मैंने इसको हमने समझा भी रखा है इसको पीपीटी में कि 2.404 करोड़ यहाँ पे आएगा क्रेडिट, यहाँ पे टेबल नंबर 6B में। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन इसको कंक्लूड करते हैं इस सेशन को, कि उसी कंपनी के पास उसी वही उतना ही 17-18 में 1.44 करोड़ क्रेडिट था, पर उसने इस बार क्या किया, 1.5 करोड़ क्रेडिट ले लिया, एक्सेस क्रेडिट ले लिया, और 6 लाख का जो एक्सेस क्रेडिट उसको पता पड़ा कि ज़्यादा लिया है उसने, वो अप्रैल 18 से मार्च 19 के जीएसटी और 3B में रिवर्स कर दिया। और वही उसके इस साल 18-19 में उसके पास 2 करोड़ का क्रेडिट था, जब उसको पता पड़ा तो उसने जाके उसको 6 लाख को अलग से रिवर्स किया क्रेडिट को। तो यहाँ पे अपने को टेबल नंबर 6 में 2 करोड़ दिखाना है कि 1.94 करोड़ दिखाना है नेट ऑफ करके। यहाँ पे एक और बात समझने की कि क्रेडिट अपन ने अवेल जो किया है वो 2 करोड़ ही है। यहाँ पे 6 लाख का क्रेडिट जो 17-18 में अवेल किया था उसको रिवर्स किया है, और रिवर्सल दिखाने के लिए अपने पास टेबल नंबर 7 अलग से बना रखी है जीएसटी 9 में। तो 2 करोड़ अपन टेबल नंबर 6 में दिखाएंगे, और 6 लाख जो कि रिवर्सल टेबल नंबर 7 है, जिसके अदर्स नाम से जो कॉलम है उसमें आप दिखा सकते हो नोटिफिकेशन के हिसाब से। जितने भी रिवर्सल हैं आप उसको अदर्स में दिखा सकते हो विदाउट आइडेंटिफाइंग कि कौन सा रिवर्सल किस नेचर का है। इस तरीके से आप इसका बाइफरगेट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो प्रियान जी, अपन ने इनको बेसिक अपन ने इस सेशन में जो कवर करने की कोशिश की वो की कि जो आउटवर्ड सप्लाईज और आईटीसी के जो इश्यूज़ हैं, जो 17-18 में जो आपने ट्रांजेक्शन दिखा चुके हो, जो कि 18-19 में आपने किसी कारण से
किए थे, आप भूल गए थे उसको करना, या रह गया था आपसे, या आईटीसी रहना रह गया था, या आईटीसी ज़्यादा ले लिया था आपने और 18-19 में रिवर्सल किया, उसका 18-19 के एनुअल रिटर्न में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या लीगल पर्सपेक्टिव हो सकता है अपने हिसाब से, क्योंकि लॉजिकल पर्सपेक्टिव तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी चीज़ को करने के, बट लीगल पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से जो अपने व्यू के हिसाब से है वो अपने डिस्कस किया वेबिनार में। लीगल पर्सपेक्टिव हो सकता है कोई दूसरा भी हो, ठीक है, बट एज़ फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग गोज ये लीगल पर्सपेक्टिव हमको सबसे बेस्ट लीगल पर्सपेक्टिव लगता है, और हमारे हिसाब से GST 9 अपने को इस हिसाब से बढ़ना चाहिए। एक रिकन्सिलेशन टेबल हमने शेयर की इस PPT में आपके साथ, तो आप उसको भी यूज़ करें एज ए वर्किंग पेपर। उस रिकन्सिलेशन टेबल को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, और आगे भी हम RCM के भी एक रिकॉर्डेड लेक्चर रिलीज़ करेंगे जब हम RCM का वेबिनार कर लेंगे। विद थैंक यू, मी एंड प्रियांजी आर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।